नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार एसएससी सीजीएल 4 का सेट नंबर 15 यहाँ डिस्कस करेंगे और बाकी सेट नंबर 1 से सेट नंबर 14 तक सारे वीडियोस मैंने अपलोड चैनल पे कर दिया है। आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा और ये जो मेरा प्रयास है आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर कौन से है? ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो सबसे उत्तर में जो है आपका नल्लामलाई पहाड़ी है। ठीक है, नल्लामलाई पहाड़ी जो है सबसे उत्तर में है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, जवादी पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ठीक है, और आपके ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पे स्थित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नल्लामलाई, फिर जवादी, फिर नीलगिरी और लास्ट में अन्नामलाई। यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। कोरी क्रीक भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो कोरी क्रीक जो है ना एक प्रकार का दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के पास स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग और लोहित। ठीक है, तो देखिए तीनों जो है दिबांग, कामेंग और लोहित ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है और कामेंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग ज़िले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जिया भरेली नाम से जानी जाती है। ठीक है, और लोहित जो है यह पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है और यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लोहित है इसको खून की नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो तीनों जो है दिबांग, कामेंग और लोहित ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है, स्थित है कहाँ पे? ठीक है ना, तो यह जो स्थित है इसकी जो स्थिति है वो कहाँ है? तो भूमध्य रेखा के नज़दीक। ठीक है, और आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि यह जो ITCZ है ये अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और फिर आपको सही उत्तर यहाँ से ऑप्शन में से चुन के बताना है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ नदियों के नाम हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो इडुक्की है ये आपका पेरियार नदी पर बनाया गया है। ठीक है, माता टीला जो है यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनाया गया है और पोचमपात जो है वो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो रबी फसल की जो बुआई होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर के समय। ठीक है, और रबी फसल का आप उदाहरण याद रख लीजिएगा जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब रबी फसलों की के उदाहरण हैं। इनकी बुआई होती है आपका अक्टूबर नवंबर में और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए। बिहार में मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में असत्य कथन को चुनें। असत्य कथन को चुनना है तो पर्वतपादीय मिट्टी पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तराई या दलदली मिट्टी, यह मिट्टी भारत नेपाल सीमा के समानांतर पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक पाई जाती है, यह भी ठीक है। टाल मिट्टी गंगा के उत्तरी मैदान में नहीं, ये उत्तरी भाग में नहीं बल्कि गंगा के दक्षिणी भाग में टाल मिट्टी का विस्तार आपको मिलता है। ठीक है, तो सी जो होगा हमारा
असत्य हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर डी जो ऑप्शन है वो ठीक है, लाल बलुई मिट्टी जो है वो रोहतास और जमुई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पृथ्वी के गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन घटित होते हैं। तो ये जो देखिए दोनों उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना, दोनों उल्टा लिखा है, क्योंकि पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण मौसम परिवर्तन नहीं बल्कि दिन और रात की घटना घटित होती है। और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा लगाने तथा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण मौसम का परिवर्तन होता है। तो दोनों असत्य हैं, ठीक है ना। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि ये आपका आंसर सी हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो है ये आपका यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और समताप मंडल जो है ओजोन प्रदेश में पाया जाता है, ये भी ठीक है। आयन मंडल जो है पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, ये भी ठीक है। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, ये वाला जो है सुमेलन में नहीं है। तो कौन कौन सुमेलन में है, 1, 2 और 3, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन, बाब अल मंदेब की संधि। ठीक है, ध्यान रखना है। ये हारमुज की जो संधि है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्व में ढाल के सहारे उतरने वाली स्थानीय पवन है, तो ये मिलान सही है। सिरोको जो है सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली यानी इटली, स्पेन आदि यूरोपीय देशों में प्रविष्ट होती है, ये भी करेक्ट है। ब्लिजार्ड चिली, तो ब्लिजार्ड जो है ये आपका ध्रुवीय हवाएं हैं, ठीक है ना, और यह जो है साइबेरिया में, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रवाह होता है। तो इसलिए ये तीसरा जो दिया है ये सही सुमेलित नहीं है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये नार्वेस्टर जो है वो भारत में आपको पता होगा कि इसको काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मानसून पूर्व की ये हवाएं हैं, इसको झंझावत कहते हैं। तो ये डी हमारा सुमेलन में है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का सही उत्तर से दक्षिण क्रम प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि जापान का जो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है वो होक्काइडो, ठीक है, और उसके बाद होन्शु, उसके बाद शिकोकू और उसके बाद क्यूशू। ठीक है, चलिए, तो क्यूशू जो है ये जापान के प्रमुख द्वीपों में सबसे छोटा है, ध्यान रखना है, और होन्शु जो है ये सबसे बड़ा है और इसको जापान के मुख्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कटकुटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये जो आपका स्वर्णिम त्रिकोण है ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है ना, याद रखना है, अफीम उत्पादक क्षेत्र। बरमूडा त्रिकोण जो है उत्तरी अटलांटिक सागर में पाया जाता है, तो 4 हो जाएगा इसका। और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, तो ये जो है आपका म्यांमार है, ठीक, 1 नंबर हो जाएगा। और एक रेड बेसिन जो है उसको क्या, चीन सागर। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कयाल क्या है। ठीक है, तो कयाल जो है ना, कयाल जो है वो केरल के लैगून को हम लोग कयाल के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे पाया जाता है पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाद कयाल। ठीक है, ये लैगून झील हैं सब, उन्हीं को कयाल के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज है। तो लोथल से क्या मिला है हम लोगों को, तो लोथल से मिला है, क्या मिला है लोथल से, गोदीवाड़ा, ठीक है ना, पोर्ट वहाँ पे पाया गया है। कालीबंगा से हम लोगों को जूता हुआ खेत, धौलावीरा से
हम लोगों को मिला है हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनावली से आप जानते होंगे कि मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने वज्जी संघ को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये काम किया था किसने? अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, वज्जी जो संघ था वो क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया गणराज्य था और यहाँ के शासक जो थे वो लोग लिच्छवी थे। तो बिंबिसार के समय से ही मगध और वज्जी संघ में मनमुटाव था और फिर बाद में जाके अजातशत्रु ने बड़े ही कूटनीति से उसने फूट डलवाकर और उसको अपने में जीतकर शामिल करा लिया। ठीक है, तो अजातशत्रु आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो कौन कौन से अभिलेख हैं? तो अशोक का जो दूसरा अभिलेख है और जो 13वां शिलालेख है वो हम लोगों को बताता है संगम राज्य के विषय के बारे में। ठीक है, संगम राज्य का मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे कि चोल, पांड्य, केरलपुत सहित ताम्रपर्णी की सूचना। ठीक है, ये सब हम लोगों को मिलता है दूसरे और 13वें शिलालेख से। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फायान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था? नहीं, फायान जो था वो हर्ष के समय नहीं बल्कि आपका कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो पहला कथन रॉन्ग है। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी रॉन्ग है। हेनसांग जो था वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 कोई सही नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित थे। ठीक है ना। चलिए, भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो भारत में चिश्तिया सूफी मत की स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है किनको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे और राजस्थान के अजमेर में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। ठीक है, 21वां प्रश्न देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी, और इनका एक पुस्तक था पातशाह नामा, उसमें शाहजहां के काल के इतिहास का वर्णन मिलता है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ठीक है, तो ये जितना आपको दिख रहा है, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, हर जगह यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1632 में याद रखिएगा, 1632 में डचों ने पटना में है अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है, 1632 में याद रखना है। 23वां प्रश्न देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय बिल्कुल ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ठीक है। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पास हुआ था वो लीटन के टाइम में पास हुआ था। ठीक है, 1878 में। तो इसलिए तीसरा ही हम लोग को मिल गया जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो इल्बर्ट बिल है वो रिपन के समय तो आया ही था। ठीक है, चलिए 24वां देखिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कि इनको गोपाल हरि देशमुख को। समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, इनको लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 25वां प्रश्न देखिए, एम.के. गांधी के अनुसार अछूतों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी के हिसाब से उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके हम उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, 26वां प्रश्न देखिए, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यह साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च था, बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था? नहीं, गांधी जी ने नमक कहाँ बनाया था? दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। ठीक है ना, तो साबरमती नदी के किनारे नहीं बल्कि दांडी में समुद्र तट के किनारे।
तो ये हमारा तीसरा जो है ये असत्य कथन दिया हुआ है और यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास की नहीं है। ठीक है। तो देखिए तुलसीदास जी की रचना इसमें से कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, साहित्य रत्न जो है ना ये तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक है। बाकी आप तुलसीदास जी के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और उन्होंने 12 ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। इसमें से 5 बड़े ग्रंथ थे और 7 छोटे ग्रंथ थे। ठीक है। और बड़े ग्रंथों में जैसे कि दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा रामचरित मानस। ठीक है। तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष कौन था। प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहा है, राष्ट्राध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है। तो उस समय इंग्लैंड के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो जॉर्ज सस्टम थे। ठीक है ना, ठीक याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, इंग्लैंड के राजा के बारे में पूछ रहा है। तो जॉर्ज षष्ठ थे। ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह किस नीति की जगह लेगी। तो यह जगह लेगी NSP 2001 की ये जगह लेगी। ठीक है। भारत सरकार की कोशिश है नई नीति ला करके कि हम लोग देश में जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं ताकि 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए हम लोग अपनी दावेदारी को पेश कर सकें। ठीक है। और आप देख ही रहे होंगे कि हाल में बहुत सारे ऐसे प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं जिससे कि खिलाड़ियों को थोड़ा उत्साहवर्धन मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। और बहुत सारे खेलों में हमारे भारत के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छे अच्छे इनाम भी, प्राइज भी जीत रहे हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 30वें सवाल की तरफ। ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, मुझे समझ में आए। ठीक है। अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। 30वां प्रश्न है, सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है। तो सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किया है CR पाटिल साहब ने। ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल ने और इन्होंने सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किया है। यह एक प्रकार का बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। ठीक है। बाढ़ के और जल स्तर बढ़ने के 2 दिन पहले भविष्यवाणी करके और ग्राम स्तर तक इसकी सूचना पहुंचा देने की यह एक कोशिश है सी फ्लड प्रणाली। ठीक है। 31वां प्रश्न देखिए, समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही हाइपरलूप परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो देखिए, भारतीय रेल 40 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप पटरी बिछाकर उस पर रेलगाड़ी चलाने का प्रकार कर रही है। बिल्कुल सही है। हाइपरलूप परिवहन का 5वां माध्यम है जिसमें तीव्रगामी रेलगाड़ी लगभग निर्बाध सुरंग से गुजरती है। हाइपरलूप के अंतर्गत 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी चलाई जा सकती है। ये सही नहीं है, 2000 नहीं, बल्कि कोशिश है कि कम से कम कितना 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, रेलगाड़ी चलाई जा सके। ये एक तरह से क्या होगा कि जैसे कि एक पाइप जैसा माहौल उसमें बनाया जाएगा और फिर उसमें ट्रेन चलेगी। ठीक है। तो एक तरह से नली में, पाइप में ट्रेन को चलाने का उपाय ये हाइपरलूप परियोजना है। ठीक है ना। चलिए 32वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही डीप सीक AI किस देश में विकसित हुई है। तो डीप सीक AI जो विकसित हुई है वो किसने विकसित किया है, चीन ने विकसित किया है। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसको, स्वचालित कृत्रिम मेधा चैटबॉट है जो ओपन AI, गूगल और मेटा के चैटबॉट से सस्ता है। ठीक है ना। हाल ही में INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किस देश द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये जो INS तमाल है ये रूस के द्वारा निर्मित है। ठीक है। चलिए, किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है पाकिस्तान ने। ठीक है। और ये 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक के लिए अध्यक्षता इसने संभाली है। ठीक है। चलिए, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं और 193वां जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए 35वां प्रश्न देखिए, 2025 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो
दुबूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा में इनको मिला। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित है। और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये आपका सही सुमेलित है। ओसामू सुजुकी व्यापार और उद्योग, सही सुमेलित है। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले। देखिए, सुशील कुमार मोदी जी को जो मिला था वो पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्म भूषण मिला था। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36वां प्रश्न देखिए, किस देश की प्रधानमंत्री पेंटोंग टॉर्न सिनावात्रा को वहाँ के न्यायालय ने पद से निलंबित कर दिया है? तो ये जो कहाँ की प्रधानमंत्री थी, ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी और इनको वहाँ के न्यायालय ने पद से निलंबित कर दिया है। ठीक है, पोलर नदी बेसिन खबरों में था, यह कहाँ स्थित है? तो पोलर नदी बेसिन जो है ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, ये पोलर नदी बेसिन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था किसने? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ये जो ध्यान रखिएगा कि ट्रंप जो है वो 47वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 देखिए, हाल ही में किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW प्रक्षेपित किया है? ये प्रक्षेपित किया है किसने? जापान ने। ठीक है, यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन को कम करने के टोक्यो के प्रयासों का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए $10 लाख का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, उन्होंने यह घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने में सफल होगा उसको $10 लाख के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई समझ नहीं पाया है सिंधु घाटी की लिपि को। ठीक, भारत का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। सन कितना में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया? देखिए, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था 1969 ईस्वी में। ठीक है, देखिए संविधान में आपको जो है संसद जैसा उचित समझे वो राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर अपने से कुछ उपबंध कर सकती है। ठीक है, इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया, जिसके अनुसार यह प्रावधान है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो फिर उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, या अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति की कृतियों को संपादित करने की जिम्मेवारी दी जाएगी। ठीक है, 43वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 43 में प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त इसमें से कौन सी शक्ति नहीं है? संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान, ये बिल्कुल है। संसद के सत्र का सत्रावसान, बिल्कुल है। संसद का स्थगन, नहीं, ये नहीं है। ये किसको अधिकार है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को। लोकसभा का विघटन, ये भी राष्ट्रपति को अधिकार शक्ति प्राप्त है। तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल करता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, नहीं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न देखिए। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है, बिल्कुल करेक्ट है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जाता है, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
इनमें से सभी। ठीक है। 46वां प्रश्न देखिए, लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पे होती है? तो लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस जो होती है वो द्वितीय वाचन में होती है। ठीक है ना, द्वितीय वाचन में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग समझते हैं द्वितीय वाचन क्या होता है और वाचन के स्तर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो 3 वाचनों से गुजरता है। कोई भी जो विधेयक होता है वो 3 वाचन से गुजरता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और फिर तृतीय वाचन। ठीक है, तो प्रथम वाचन जो है वो विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए सदन की अनुमति मांगी जाती है। द्वितीय वाचन में 2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, प्रथम अवस्था में विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए प्रवेश समिति को सौंप दिया जाता है तथा दूसरी अवस्था में विधेयक की अलग अलग धाराओं पर विचार होता है और उसमें संशोधन भी अगर प्रस्तावित होना होता है तो प्रस्तावित होता है और तृतीय वाचन में अंतिम स्वीकृति के लिए विधेयक पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। 47वां प्रश्न देखिए, किसी राज्य की विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव वाले कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य। ठीक है, और वो पूरा आप याद कर लीजिएगा कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य जो होते हैं वो राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य जो होते हैं वो 3 वर्ष से कार्यरत अध्यापकों के द्वारा और 1/3 जो होता है वो सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फिर ये 1/6 जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, सब आपको याद रखना है। 48वां प्रश्न देखिए, आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो भाषा लिपि का संरक्षण अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो भाषा लिपि का संरक्षण जो दिया हुआ है वो अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। ठीक है, धर्म भाषा आधारित संस्थानों की स्थापना तो ये दिया गया अनुच्छेद 30 में। और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में। राजभाषा संबंधित संवैधानिक उपबंध ये अनुच्छेद 344 में। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिला योजना समिति के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में परिणत करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिका के हितों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना है। तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, तीनों का तीनों जो हमारा सेंटेंस दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो जीडीपी वृद्धि दर से संबंधित है और इसको जो है पहली बार इसको यूज किया गया था, इस वर्ड को यूज किया गया था किसके द्वारा? तो एक प्रोफेसर राजकृष्ण थे, उनके द्वारा ये यूज किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं SLR यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 52वां प्रश्न पे। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो ये कौन सी समिति थी? अलग समिति थी 1977 में डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में। और वो जो टास्क फोर्स गठन किया गया था डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट 1979 में प्रस्तुत की थी और इस टास्क फोर्स ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। ठीक है, तो जब मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ क्या है कि किसी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो पहले जितनी विदेश मुद्रा खरीदने के लिए आपकी मुद्रा से जितने पैसे देने पड़ते थे, अब उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, जब किसी देश के भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आ जाता है तब उस देश की मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह नीति अपनाई जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, व्यापार शेष को ठीक करने। ठीक है, चलिए
54वां प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला के उपकरण में निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग करते हैं? तो देखिए प्रयोगशाला के उपयोग में जो है हम लोग पायरेक्स कांच का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो पायरेक्स कांच होता है इसमें बोरोसिलिकेट होता है और गर्म होने पर समान ग्लास की तुलना में बहुत कम ये फैलता है। यह रसायन और बिजली का प्रतिरोधी भी होता है, ठीक है। ये जो फ्लिंट कांच है इसका यूज हम लोग करते हैं कैमरा, दूरबीन या लेंस बनाने में। सोडा कांच का हम लोग यूज करते हैं ट्यूबलाइट बोतल बनाने में। क्राउन कांच का हम लोग यूज करते हैं विद्युत बल्ब बनाने में। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 55वां प्रश्न देखिए, पीएच मान दिया हुआ है एक तरफ, दूसरे तरफ किसका पीएच मान कितना है मिलान करना है। तो सबसे पहले आसान वाला हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है 7.4, ये इजी हो गया। उसके बाद देखिए लार जो है इसका पीएच मान कितना होता है, ये होता है 6.5। सिरका जो है इसका होता है 2.4 और शराब होता है उसका पीएच मान होता है 2.8। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 56वां देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप में एट्रोपिन औषधि पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किसमें, बेलाडोना में, ठीक है ना। ये एट्रोपिन जो है पाया जाता है बेलाडोना में, जो एक प्रकार का दर्द निवारक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। लिटिल लीफ एक पादप रोग है, ठीक है। लिटिल लीफ एक पादप रोग है जो जस्ता के कमी के कारण होता है। यह रोग किस फसल में होता है? तो यह जो रोग होता है वो आम के फसल में होता है, ठीक है ना। और कुछ लक्षण इसका जो है आपको नींबू के पौधा में भी दिख जाएगा। और ये यहाँ ध्यान रखिए जस्ता की कमी, इसको नोट करके रखिएगा। और रोग का नाम क्या है, लिटिल लीफ, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण सिर्फ प्रकाश का प्रकीर्णन है? नहीं, सिर्फ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है। सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 59वां प्रश्न देखिए, निम्न का सही मिलान करना है। संयोग, एक तरफ तत्व है दूसरी तरफ संयोजकता है, ठीक है। तो सिलिकॉन जो है इसकी संयोजकता जो कितनी है, तो सिलिकॉन की है कितनी 4, ठीक है। और फ्लोरीन की कितनी है 1, एल्युमिनियम की कितनी है 3 और सल्फर की कितनी है 2, ठीक है। तो ए का 4, बी का 1, आइए हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पे, ए का 4, बी का 1 और सी का 3, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। हल्दी का उपयोग अक्सर दर्द निवारण के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, क्योंकि इसमें सक्रिय यौगिक होते हैं, ठीक है। तो हल्दी में जो है सक्रिय यौगिक होते हैं करक्यूमिन, ठीक है ना, जो आपका सूजन रोधी गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए दर्द के राहत के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। हल्के बुलेट प्रूफ हेमलेट तथा आवरण के निर्माण में किस फाइबर का उपयोग हम लोग करते हैं? तो बुलेट प्रूफ हेमलेट और आवरण के इस्तेमाल में हम लोग केवलार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। केवलार एक मजबूत, गर्मी प्रतिरोधी तथा सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे ही बुलेट प्रूफ आए तो आपको केवलार ध्यान में रहना चाहिए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से C10 संख्या किसके गुरुत्वा प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो ये प्रयुक्त होती है किसके? डीजल के गुरुत्वा प्राचल के रूप में प्रयुक्त हम लोग करते हैं C10 संख्या, ठीक है। और एक्चुअली C10 संख्या का प्रयोग डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण हेतु किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं में देखिए, क्रोमोजोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन में हिस्सा नहीं लेता है, नहीं, यही वाला तो रॉन्ग हो गया ना, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा आपका सही नहीं है, तो बी हमारा सही नहीं है। बाकी ये जो क्रोमोजोम संततियों के लिए सूचनाएं लक्षित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। 64वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है? देखिए रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। रक्त जो है 4 प्रकार के उसमें आपको भाग मिलेंगे। एक तो आपका प्लाज्मा,
फिर आपका लाल रक्त कणिकाएं, तीसरा हो जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और चौथा है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है, रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, और प्लाज्मा में भी लगभग इसका 92% वो आपका पानी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, बीज के अंकुरण के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या चाहिए? पानी चाहिए, उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाके कोई बीज का अंकुरण हो पाएगा। ठीक है, 66वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकास, नहीं, ये सही सुमेलित नहीं है। एनसोम्निया खाने का विकास, ये भी ठीक नहीं है। डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, ये ठीक है। ठीक है, और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये भी करेक्ट है। ठीक है, यानी सुमेलित है पूछ रहा है, तो 3 और 4 हमारा जो है सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस तथा लेंस के बीच रखते हैं तो बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति होगी कि वो वस्तु की ओर काल्पनिक आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग ना जैसे उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार का जो टॉपिक है वो पूरा पढ़िएगा कि जैसे वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ वैज्ञानिक का नाम है, दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र है। ठीक है, तो बीरबल साहनी जो थे वो जीवाश्म वनस्पति से संबंधित थे। केसी मेहता जो थे वो आपको पादप रोग विज्ञान से संबंधित थे। पी माहेश्वरी साहब जो थे वो भ्रूण विज्ञान क्षेत्र से, और एम.एस. स्वामीनाथन तो आप लोग जानते होंगे हरित क्रांति के क्षेत्र से। ठीक है, तो 68 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 69वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये जो विलायत खां थे वो सितार के सुमेलित है। लतीफ़ खां तबला करेक्ट है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी करेक्ट है। अमजद अली खान पखावज, नहीं, ये वाला जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है। अमजद अली खान जो थे वो सरोद के वादक थे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन? डी। ठीक है, 70वां प्रश्न देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यह मौसम का पूर्वानुमान और भूकंप का पता लगाने के लिए मुख्य संगठन है। ठीक है, 71वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 2002 से 2007 का जो पंचवर्षीय योजना था उसमें इसको शामिल किया गया था। 72वां देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। ब्यूनस आयर्स, ठीक है, अकरा, विंडहोक, ठीक, और पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ब्यूनस आयर्स जो था वो अर्जेंटीना में है, अकरा जो है वो घाना में, विंडहोक जो है वो नामीबिया, और पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो ट्रिनिदाद और टोबैको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 73वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया, ठीक है ये, ग्रेनाइट एबरडीन स्कॉटलैंड, ये भी ठीक है, एम्पायर स्टेट न्यूयॉर्क, ठीक है, हर्मिट किंगडम जापान, ये जो है हर्मिट किंगडम जो है वो कोरिया में पाया जाता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइलेंट वैली को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया? तो साइलेंट वैली को 1984 में घोषित किया गया नेशनल पार्क। ठीक है, और यह केरल में अवस्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, और 75वां प्रश्न देखिए, गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत किसके लिए दिया गया है? तो देखिए, घरचोला को दिया गया है पारंपरिक हस्तशिल्प के क्षेत्र में। ठीक है, घरचोला जो है आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, घर का पहना जाने वाला कपड़ा।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 15 आप लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं और आपके लिए मेहनत करूं और आपकी सफलता में कुछ अपनी भूमिका भी निभा सकूं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।